हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम 17 मार्च की सेकंड शिफ्ट जो कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम अभी चल रहा है, उसके क्वेश्चनों को हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी प्रिय साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको ये क्वेश्चन भेजे हैं। तो आइए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में जो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो इनकी नियुक्ति आर्टिकल 239 के तहत की जाती है। और यदि आपसे यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ लिया जाए तो इनका प्रावधान हमारे संविधान के भाग 8 में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, संविधान के भाग 8 में है। और आर्टिकल पूछ ले तो 239 से आर्टिकल 242 तक प्रावधान किया गया है। क्लियर है। दूसरा आप याद रखना, इसमें जो दिल्ली है, दिल्ली के लिए एक अलग से संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। दूसरा कौन कौन सा आर्टिकल इसमें जोड़े गए थे, तो 300 आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी जोड़ा गया था। 239 ए बी में जो, अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रावधान है संविधान के आर्टिकल नंबर 356 में है। क्लियर है आपको। लेकिन अगर दिल्ली में आपको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो दिल्ली में जो प्रेसिडेंट रूल है वो 239 ए बी के तहत लगता है। जबकि और राज्यों की बात करें हम, और राज्यों की बात करें तो उनमें आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनके द्वारा भी अध्यादेश जारी किए जाते हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 239 बी में। क्लियर है। अब मैं आपसे बात करूं, केंद्र में जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन, राष्ट्रपति जारी करता है। ठीक है, केंद्र के अध्यादेश की बात राष्ट्रपति किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, 123 के तहत। ये आप ध्यान रखना। दूसरा, अगर राज्य में जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अध्यादेश होता क्या है, जब हमारी संसद का सत्र ना चल रहा हो और ऐसी स्थिति में कानून बनाना आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति केंद्र में और राज्य में राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल एक अध्यादेश जारी करते हैं जो कि कानून के समान ही प्रभावी और कार्य करता है। क्लियर है आपको। दूसरा मैं आपसे बात करूं, आर्टिकल 243 242 के तुरंत बाद है, तो ये कौन से भाग में है, भाग 9 में है। भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। दूसरा आपको याद रखना है, इसमें जो ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम पंचायत, और इन ग्राम पंचायतों को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया 243 में। ठीक है। और अगर आपसे ग्राम पंचायत में टोटल विषय पूछ ले, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और विषय कितने थे, 29 विषय थे। ठीक। और ये 239 में 239 आर्टिकल 243 में आर्टिकल 243 ए भी है। इसे 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ा गया और इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में टोटल कितने विषय हैं, 18 विषय हैं। और ये नगर पंचायतों से संबंधित है, नगर पंचायतों से संबंधित है। और यदि आपसे पूछ ले आर्टिकल 243 बी, आर्टिकल 243 बी जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। क्लियर है, सहकारी
समितियों से संबंधित है, इसको 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये डाटा क्लियर है आपको? आगे बात करूं मैं आर्टिकल 226 की, तो आर्टिकल 226 के द्वारा जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार, और हाई कोर्ट कानूनी अधिकार और जो मौलिक अधिकार है दोनों पर रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों पर रिट जारी करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है। और आर्टिकल 356 की मैं आपसे बात करूं तो प्रेसिडेंट रूल की बात इसमें की गई है, राष्ट्रपति शासन की बात इसमें की गई है। जबकि मैं आपसे बात करूं जो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन है 239A(b) के तहत लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। ये वेनेजुएला की हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेनेजुएला की हैं। और विपक्षी वेनेजुएला की जो पार्टी है वहां पर विपक्षी नेता हैं ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, वेनेजुएला से और कौन सा क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो वेनेजुएला में एक है एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात है। क्लियर है? दूसरा आपको याद रखना, यदि भारत का आपसे पूछ ले, भारत का सबसे ऊंचा पूछ ले, तो भारत का कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है। और ये कहां पर है? कर्नाटक में है, बराही नदी पर। ठीक है, कर्नाटक में बराही नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और आपको कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, भारत का सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात भी बहुत किताबों में मिलता है, तो उसको भी अभी क्लियर करिए। जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है और ये खड़े ढलान वाला सबसे ऊंचा है, खड़े ढलान वाला। ठीक है, खड़े ढलान वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? जोग जलप्रपात है, शरावती नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है। अगर शांति के नोबेल पुरस्कार की हम बात करें आपसे, तो ये नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बाकी के 5 जो पुरस्कार हैं, बाकी 5 स्वीडन की गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को इनको दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये आपको याद रखना है। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इन्होंने ही अपनी वसीयत में ये लिखा था, इन पुरस्कारों के बारे में इनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, दूसरा आप याद रखना, शांति का जो पहला नोबेल है किसको दिया गया? 1901 में शांति का पहला नोबेल हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को दिया गया था। फ्रेडरिक पेसी को दिया गया, ये आपको याद रखना है। और मैं आपसे बात करूं हेनरी ड्यूनेंट की, तो हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर ही 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। विश्व रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई और इनका जो जन्म दिवस है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। शुरुआत में जब ये पुरस्कार दिए जाते थे उस समय पर ये 5 क्षेत्रों में इनका स्थापना किया गया था, जिसमें चिकित्सा था आपका, फिजिक्स था आपका, केमिस्ट्री, ठीक, दूसरा इसमें साहित्य और शांति। ठीक है, ये टोटल 5 क्षेत्र थे। वर्तमान में लेकिन कितने क्षेत्र हैं उसमें? तो वर्तमान में है इसमें टोटल 6 क्षेत्र। जो 6वां है अर्थशास्त्र का, अर्थशास्त्र, इसको 1968 में इसकी स्थापना
की गई थी। 1969 में पहली बार दिया गया। पूछ ले पहले भारतीय कौन थे, तो 1998 में पहले इंडियन अमर्त्य सेन को दिया गया था। अमर्त्य सेन को दिया गया। और किसके लिए, वेलफेयर कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए उनको दिया गया था। इकोनॉमिक्स के लिए इनको दिया गया था। दी होम इन द वर्ल्ड पुस्तक भी किसके द्वारा लिखी गई है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले प्रथम भारतीय कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो फर्स्ट भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है। इनको कब दिया गया था, इनको 1913 में दिया गया था। और किसके लिए पुरस्कार दिया गया था, ये गीतांजलि, इनके द्वारा एक कृति है गीतांजलि के लिए पुरस्कार दिया गया था। ये आपको याद रखना है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले नोबेल पुरस्कार पाने वाली सबसे युवा व्यक्ति कौन है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा की अगर बात की जाए, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई सबसे युवा हैं, ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ की हैं, पाकिस्तान की हैं। और इन्हीं के द्वारा ही बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक लिखी गई है। बी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक इनके द्वारा ही लिखी गई है। और यदि आपसे पूछ ले मलाला यूसुफजई को ये नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 2014 में इनको दिया गया था। और किसके साथ, कैलाश सत्यार्थी के साथ दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी के साथ ये पुरस्कार इनको दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी के द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा चलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, आत्मीय सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए, आत्मीय सभा मैंने ब्रह्म समाज को पढ़ाते समय आपको बताई थी बहुत क्लियर तरीके से, और वही क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो देखिए, आत्मीय सभा इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, बिल्कुल सही बात है। 1814 दे रखा है। 1814-15 में दो डेट मिलती हैं, किसी में 15 भी दे रखा है और 14 भी दे रखा है। बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। ये मूर्ति पूजा का समर्थन करता है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता था। दूसरा एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद ये भी आपका सही है, यानी एक ईश्वर को मानते हैं ये लोग। अब देखिए आप, आत्मीय सभा की स्थापना 1814 से 1815 में, 1817 में डेविड हरे या हेयर, डेविड हरे और राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी, ये कलकत्ता में की गई थी। और आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अगर आपसे पूछ ले हिंदू कॉलेज की स्थापना तो एनी बेसेंट के द्वारा भी की गई थी, जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके द्वारा 1898 में की गई थी। और कहां पर की गई थी, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और किसने की थी, एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। और यही हिंदू कॉलेज बनारस वाला आगे चलकर, ठीक है, सेंट्रल और लिखना, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यही आगे चलकर बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया, जिसका उद्घाटन 1916 में हुआ था। और जो गांधी जी हैं उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति, फर्स्ट सार्वजनिक उपस्थिति कहां पर थी, तो इसी बीएचयू के उद्घाटन में थी। और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ठीक है, आई होप आपको इनमें जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। आगे बात करूं मैं, तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई।
1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। क्लियर है आपको। दूसरा मैं बात करूं तो इनके द्वारा सती प्रथा बैन कराई गई। सती प्रथा को बैन राजा राम मोहन राय ने करवाया था। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने। और इसी विलियम बेंटिक को 1833 के अधिनियम से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, सती प्रथा विलियम बेंटिक के द्वारा बैन की गई थी। और देखो, आपको भारत का गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय में कंफ्यूजन होगा। तो जो भारत के गवर्नर जनरल हैं वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत के पहले वायसराय कौन थे, तब आपका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग होगा, जो कि 1858 के अधिनियम से बनाए गए थे। क्लियर है आपको। दूसरा मैं आपसे राजा राम मोहन राय की बात करूं तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड ने दी थी। और इनके द्वारा संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार समाचार पत्र निकाला गया था। मिरात उल अखबार समाचार पत्र चलाया गया था। यह भी आपको याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले राजा राम मोहन राय की जो डेथ है, राजा राम मोहन राय की डेथ ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मौत हुई थी। और राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इनको कहा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति भारत में लाने का जनक भी इनको ही कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाउल पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही बात है, यहीं पर किया जाता है। पनिहारी राजस्थान में, पनिहारी उन्हें कहा जाता है जो कि राजस्थान की जो महिलाएं दूर से पानी लेकर आती हैं, उनको पनिहारी कहा जाता है। खोंगजोम मणिपुर में, बिल्कुल। बानवान उत्तराखंड में नहीं किया जाता। बानवान जो कोंकण क्षेत्र है, कोंकण क्षेत्र जिसमें आपका गोवा आता है, महाराष्ट्र और दादरा व नागर हवेली, दादरा व नागर हवेली। यहां पर देखिए गोवा की बहुत ही फेमस डांस है कुनबी, फुंगदी, देखनी, सिग्मो आदि डांस कहां पर किए जाते हैं? तो ये आपके गोवा में ही किए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं बाउल पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में आपका याद रखना है जो हमारा छऊ नृत्य है उसकी कितनी शैलियां हैं? तो छऊ नृत्य की 3 शैलियां, जिसमें पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ। मयूरभंज छऊ जो है वो आपका उड़ीसा में किया जाता है। सरायकेला छऊ आपका झारखंड में किया जाता है। और जो पुरुलिया छऊ है वो कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। पुरुलिया छऊ कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। टुसु भी कहां पर? पश्चिम बंगाल में किया जाता है। बात करें पोइला वैशाख, यहाँ का नववर्ष है। पोइला वैशाख कहाँ का नववर्ष है? तो पोइला वैशाख पश्चिम बंगाल का ही नववर्ष है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, गंभीरा डांस कहाँ पर किया जाता है? तो गंभीरा डांस भी आपका पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है। आगे मैं आपसे बात करूं राजस्थान की, कजरी राजस्थान में किया जाता है। कच्ची घोड़ी राजस्थान में किया जाता है। कच्ची घोड़ी कहां पर? राजस्थान में किया जाता है। और कालबेलिया डांस कहां पर? राजस्थान में किया जाता है, जो कि कहां? कालबेलिया डांस यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में भी शामिल है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी फेमस कलाकार कालबेलिया के ही गुलाबो सपेरा हैं। मणिपुर की बात करें, थबल चोंगवा, थबल चोंगवा
और कौन से डांस यहाँ पर किए जाते हैं? थवल चोंगवा, नूपा डांस कहाँ पर किया जाता है? तो नूपा डांस भी आपका मणिपुर में ही किया जाता है। उसके बाद में बात करूं पुंगचोलम कहाँ पर किया जाता है? पुंगचोलम डांस भी आपका मणिपुर में ही किया जाता है। और एक डांस और जिसका जिसका इंग्लिश में अर्थ पूछा गया था एक बार एसएससी के एग्जाम में, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड, ऑफ द गॉड, देवताओं का आनंदोत्सव किस त्योहार का या किस नृत्य का अर्थ होता है? यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? चलिए उत्तराखंड का एक डांस और देख लीजिए, छोलिया डांस उत्तराखंड में किया जाता है। पुस्तक और लेखक कौन सा मिलान गलत है? बाबरनामा, बाबर के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और जो इसका फारसी में अनुवाद है, फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था। और फारसी में जो अनुवाद किया गया था उसको जाना किस नाम से जाना जाता है? तो उसको ही तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। बात करें हम बाबर की, तो बाबर को भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। और मुगल वंश की जो नींव है वो 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत के प्रथम युद्ध से इसकी नींव पड़ी। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो बाबर और हुमायूं लोदी के बीच ये युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये युद्ध आपका हुआ था। ये भी आप ध्यान रखना। और सल्तनत वंश का एकमात्र शासक जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था कौन था? इब्राहिम लोदी ही था। और इसके बाद ही बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। आगे बात करूं मैं गीत गोविंद की, गोस्वामी, बिल्कुल गलत। गीत गोविंद गोस्वामी के द्वारा नहीं, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया है। जयदेव के द्वारा लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किसके दरबार में ये रहा करते थे जयदेव? तो ये गीत गोविंद संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा। किसके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में। लक्ष्मण सेन के दरबार में रहा करते थे, जो कि एक सैन्य वंश के शासक थे। और कहां पर इनका शासन था? तो बंगाल में ये शासन किया करते थे। ये भी आपको याद रखना है। उसमें राधा रानी की प्रेम कहानियों के बारे में बताया गया है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों के बारे में बताया गया है। पृथ्वीराज रासो, बिल्कुल सही बात है। चंद्रवरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। और इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। क्लियर है? देखिए, और ये वही चंद्रवरदाई हैं जिन्होंने भारत के महान शासक, महान हिंदू सम्राट जो आपके पृथ्वीराज चौहान थे, उनको उनके अंत समय में उनकी हेल्प, मदद की थी। और उन्होंने इनको बताया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताव ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और तभी पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। अंधे होने के बावजूद भी मार गिराया था। और ये विद्या केवल 2 लोगों के पास थी, एक तो पृथ्वीराज चौहान और दूसरे रामायण के जो महाराजा दशरथ थे, उनके पास ये विद्या थी, जो कि बिना आंख होते हुए भी आवाज सुनकर ही तीर चला सकते थे। क्लियर? दूसरा देखिए तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है और इनको तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपको याद रखना है, इन्होंने लगभग 7+ यानी टोटल 8 शासकों का शासनकाल देखा था। शासनकाल देखा इन्होंने। दूसरा आपको याद रखना, इन्हीं के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा ही नुहू सिपियर लिखी गई है। नुहू सिपियर लिखी गई। और दूसरा आपसे पूछ ले
तो दूसरा इन्हीं के द्वारा ही खजाइन उल फुतूह लिखी गई है। याद रखना अमीर खुसरो के बारे में, ठीक है। तूतिए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। किस बैंक की स्थापना 1990 में हुई थी? नाबार्ड की स्थापना? जी नहीं, 1982 में हुई थी इसकी स्थापना, पंडित शिवरमन समिति की सिफारिश पर। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। यह आपको याद रखना। सिडबी की स्थापना के बारे में पूछ ले तो सिडबी की जो स्थापना है 1990 में ही की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में इसका मुख्यालय है, ठीक है। आप इस बात पर गौर देना, इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के जो मुख्यालय मिलते हैं, ज्यादातर का तो मुंबई में मिलता है, उसके बाद दिल्ली में मुख्यालय मिलते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना सिडबी का जो मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। और एस रमन इसके वर्तमान में चेयरमैन है। एस रमन वर्तमान में क्या है? चेयरमैन है। दूसरा याद रखना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये एमएसएमई उद्योगों को लोन उपलब्ध कराती है। एमएसएमई उद्योगों को लोन उपलब्ध कराती है। और ये एमएसएमई उद्योग होते क्या हैं, किन्हें एमएसएमई कहा जाता है, आज उन्हें पूरा क्लियर करिए। इसमें माइक्रो से हो गया सूक्ष्म, स्मॉल से हो गया लघु, और मीडियम से हो गया मध्यम, ठीक है। ये तीन प्रकार के उद्योग एमएसएमई में आते हैं, ठीक है। सूक्ष्म उद्योग किन्हें कहा जाता है? सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है जिनकी निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपए तक होती है। 1 करोड़ रुपए तक उसमें निवेश किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म कहा जाता है। और जो 10 करोड़ तक निवेश की सीमा 10 करोड़, उन्हें कैसे उद्योग कहा जाता है? लघु उद्योग कहा जाता है। और मध्यम उद्योग में बात करें हम तो 50 करोड़ तक सीमा निवेश की होती है। 50 करोड़ तक जिस भी कंपनी में पैसा लगा होता है उसको मध्यम उद्योग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? देखिए, अब मैं आगे बात करूं आपसे आईडीबीआई। इस बैंक की स्थापना 1964 में की गई थी। और बात करें एग्जिम बैंक की स्थापना 1981 के अधिनियम से 1982 में की गई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात का तटीय इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये तो चारों ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, क्योंकि जो समशीतोष्ण चक्रवात है उसे अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। इसके द्वारा तूफानी लहरें आती हैं, तूफानी लहरें आती हैं, क्योंकि इसके द्वारा जब ये तटों से टकराते हैं तो तब जल स्तर बढ़ जाता है और तूफानी लहरों का निर्माण होता है और वर्षा होती है, ठीक है। तूफानी लहरों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का एक डिवाइस है? कंप्यूटर में प्रिंटर एक किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए पहले समझिए, एक होते हैं इनपुट डिवाइस, एक होते हैं आउटपुट डिवाइस। क्लियर है? इनपुट डिवाइस की मैं आपसे बात करूं तो जो हमारे कंप्यूटर को डाटा भेजने का काम करते हैं, यानी हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर को कमांड दी जाती है, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। और जब हमने कमांड दी उसके बाद जो निकल के आता है, जो हमको दिखाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आउटपुट कहा जाता है। देखो जैसे समझिए, हमने कंप्यूटर में कुछ भी लिखा, मान लीजिए हमने टाइप किया, कुछ भी टाइप किससे करेंगे हम? कीबोर्ड से करेंगे। तो कीबोर्ड कैसा हो गया? इनपुट डिवाइस। या माउस से करेंगे, माउस भी क्या हो गया? एक माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस ही हो गया। क्लियर है? उसके बाद जब हमें कुछ भी टाइप किया वो हमें किस पर दिखेगा? वो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखेगा। और कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहा जाएगा? कंप्यूटर स्क्रीन इस पर दिखता है, इसको आउटपुट डिवाइस। और इसे कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर के स्क्रीन को कहा जाता है। और मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर में होती है ये स्क्रीन। मॉनिटर भी कैसी डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर हो गया, ये आपको जैसे प्लॉटर होता है, प्लॉटर घरों का नक्शा बनाने के लिए अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एक कैसी डिवाइस होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। और इनपुट
जैसे मान लीजिए मैं इस पेन से लिख रहा हूं, ठीक है, ये लाइट पेन है, मैं इस पे लिख रहा हूं तो इसको इनपुट ही तो दे रहा हूं और ये मुझे दिखा रहा है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। लाइट पेन भी एक कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। MICR जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, जो चेक में दिया रहा होता है, वो भी एक कैसा होता है, तो वो भी एक इनपुट होता है। बार कोड रीडर BCR भी क्या होता है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। उसके बाद मैं बात करूं जॉयस्टिक, जो खिलौने होते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक में इस्तेमाल होने वाला जॉयस्टिक खिलौनों में यूज होता है और ये भी एक कैसा डिवाइस होता है, तो ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। अब देखिए प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, हमने कोई भी इमेज कंप्यूटर में बनाई और उस इमेज को जब हम छाप कर बाहर निकालते हैं, जिसके द्वारा उसकी कॉपी की जाती है, उसको निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रिंटर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कैसा डिवाइस होगा, प्रिंटर, चूंकि कॉपी निकाल रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस होने वाला है। क्लियर है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहां से मंगाते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा खेतड़ी राजस्थान, ये सही करिए, बर्तनी गलत हो गई यहां पर, खेतड़ी राजस्थान से मंगाते थे, ये आपको याद रखना है। दूसरा, खेतड़ी से ही, खेतड़ी के एक महाराजा हुए हैं अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह, इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने ही जो विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था, विवेकानंद नाम इनके द्वारा ही दिया गया था, ये भी आपको याद रखना। और खेतड़ी के महाराजा थे ये अजीत सिंह। क्लियर है। आगे बात मैं करूं आपसे, तो आप तांबा के बारे में एक टिक याद रखना, पिताजी। पिताजी मतलब जो पीतल होता है, किससे बनता है, वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। पीतल एक मिश्र धातु होती है, तांबा और जिंक के मिश्रण से बनती है। आगे आपको क्या याद रखना है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम किसने देखा था, 1826 में चार्ल्स मैसन ने देखा। उसके बाद यहाँ का दौरा किसने किया था, वो किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने, जिन्हें भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक इनको ही कहा जाता है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना अगर आपसे पूछ ली जाए, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। स्थापना 1961 नहीं, सॉरी, 1861 में की गई थी स्थापना। 1861 में स्थापना की गई थी, यह भी आप याद रखना। सॉरी, दूसरा आपको क्या याद रखना है, उसके बाद जो पहली यहां पर खुदाई की गई थी, वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा खोज इसकी की गई थी। पहला स्थल खोजा गया था, कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा स्थल पहला खोजा गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा काल भी, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और खोजा कहाँ था, ये पाकिस्तान में था। किस नदी के किनारे पर, रावी नदी के किनारे पर। और दूसरा जो खोजा गया था 1922-23 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के किनारे पर। और यह भी कहां पर खोजा गया था, पाकिस्तान में ही खोजा गया था। और अगर आपसे पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो भिलडाना सबसे पुराना स्थल है, जो कि कहां पर है, आपका पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सबसे पुराना स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, उसमें कांसे का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा मैं आपसे बात करूं, देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, तो जी नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का जो आविष्कार है वो आगे जाकर वैदिक काल में हुआ है। इसका जो अभी नवीनतम स्थल है कौन सा, राखी गढ़ी है, और भारत में सबसे बड़ा है, भारत में
सबसे बड़ा है, कहां पर है, हरियाणा में है, और इसकी खुदाई अभी भी चल रही है। अमरेंद्र नाथ के द्वारा इसकी खोज की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बोयल का नियम क्या बताता है, ठीक है, ये गैसों के बारे में बताता है, और ये क्या कहता है, तापमान और दबाव का संबंध, दबाव और आयतन के संबंध के बारे में बताता है। अर्थात इसके अनुसार प्रेशर बराबर 1/V यानी कि आयतन होता है। कहने का अर्थ सीधा सा ये है कि जो दबाव होता है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था विसरण के बारे में, गैसों का एक गुण होता है और विसरण का अर्थ होता है गैस के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं। विसरण का मतलब होता है फैलना। क्लियर, विसरण का क्या मतलब होता है, फैलना, जिसे डिफ्यूजन भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। अर्थात जब घरों में खाना बनता है और खाने की खुशबू दूसरे कमरे तक या घर के बाहर तक जाती है तो किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण ही जाती है। जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं या धूप बत्ती जलाते हैं, उसकी जो खुशबू पूरे घर को महका देती है, किसके कारण, डिफ्यूजन के कारण। ठीक है, और जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, अगर इसे हम खोल दें तो गैस के कण सब जगह फैल जाएंगे, और सर्वाधिक जो फैलने की क्षमता, सर्वाधिक जो विसरण है, अगर आपसे पूछे किस में पाया जाता है, गैसों में पाया जाता है। और गैस लीकेज का पता लगाने के लिए, गैस में जो लीकेज होती है, हालांकि जो ब्यूटेन और प्रोपेन हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडरों में उसको भरा जाता है, वो एक गंधहीन गैस होती है, उसमें गंध नहीं होती, लेकिन जब वो लीक होती है तो हमें गंध आती है। क्यों आती है वो, क्योंकि उसमें एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है, एथिल मरकैप्टेन मिलाया जाता है। क्लियर है आपको। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है, कृषि और पशुपालन, भारी उद्योग, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान इसी का रहता है, सर्वाधिक योगदान। सेवा क्षेत्र का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको एक सेवा ही दे रहा हूं। मान लीजिए डॉक्टर हैं, वो इलाज करते हैं पेशेंट का, वो भी क्या करते हैं, एक सेवा देते हैं। और इसके अंतर्गत रेलवे यानी परिवहन सारा इसी के अंतर्गत आता है, आईटी सेक्टर इसी के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखना। क्लियर है। और जो कृषि और पशुपालन है ये आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र में ही मधुमक्खी पालन, जिसे हम एपीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन या मछली पालन आदि इसके अंतर्गत ही आता है। क्लियर है आपको। और इस कृषि के अंतर्गत ही हमें छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, वो कहां पर दिखाई देती है, कृषि के अंतर्गत ही दिखाई देती है। छिपी हुई बेरोजगारी कहां पर दिखाई देती है, प्राथमिक क्षेत्र में ही दिखाई देती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको क्या कहा जाता है, तो इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है। क्लियर है। भारी उद्योग और विनिर्माण, ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है, ये आपको याद रखना है। और जो कृषि और प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के जो एम्प्लॉय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कहा जाता है रेड कॉलर के नाम से जाना जाता है, रेड कॉलर। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उन्हें ब्लू कॉलर के नाम से जाना जाता है, और जो तृतीय क्षेत्र होता है इनको व्हाइट कॉलर के नाम से, जो इनके एम्प्लॉय होते हैं इनको व्हाइट कॉलर के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखना। मछली पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र में ही आता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। 52वां संविधान संशोधन का मुख्य आधार क्या है, इसकी व्याख्या से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप दल बदल विरोधी कानून है। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, 1985 में किया गया था, और राजीव गांधी की सरकार ने इसको किया था।
और ये है क्या, तो ये दल विदल से संबंधित है और इसके आधार से क्वेश्चन पूछे गए थे। गया राम और आया राम, गया राम आया राम, ये एक विधायक हुए हरियाणा के एक विधायक हुए हैं और इन्होंने एक ही दिन के अंदर 3 पार्टियां बदली थी और इसी को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है 1/3। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ने टोटल सीटें जीती 90, ठीक है, कितनी सीटें जीती 90, और 90 सीटें जीतने के बाद 1/3 मेंबर इसको छोड़कर चले जाते हैं, यानी 30 मेंबर अगर छोड़कर जाते हैं कांग्रेस को, किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये लीगल है। लेकिन अगर 30 से कम मेंबर, मान लो 29 हो, 28 हो, 27, 26, यानी जितने भी 30 से कम हो, यदि वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं तो उनकी जो सदस्यता है उसको रद्द कर दिया जाता है और इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लेकिन इसके ऊपर भी अब ये एक केस आया था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रभावी कर दिया गया है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक, ये समझ में आया आपको। और जो इसके बाद 91वां संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा क्या किया गया, तो इसके द्वारा जो ये 1/3 था इसको 2/3 कर दिया गया, यानी इसको और कठिन बना दिया गया। 2/3 का मतलब है अब 30 का दुगना कर दीजिए, अब 60 से नीचे 59, 58, 57 इतने लोग अगर छोड़कर जाएंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, वो अलीगल हो जाएगा। और यदि 60 से ऊपर या 60 जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लीगल है। क्लियर है, समझ में आया आपको, कोई भी दिक्कत? एक बार देख लीजिए, शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया था, 21A में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्यों में भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया था, इसको 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए, रूस से लिए हैं, और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1959 में पहली बार लागू हुआ, कहां पर, नागौर में लागू हुआ था। और नागौर कहां पर है, ये आपका नागौर है राजस्थान में। क्लियर है आपको। और वर्तमान में जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था किस समिति के आधार पर, तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर उसको लागू किया गया है। मजनू शाह किस विद्रोह के प्रमुख नेता थे? मजनू शाह फकीर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। क्लियर है, फकीर विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ था, और इन्होंने जो सन्यासी विद्रोह था उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सन्यासी विद्रोह में आपकी देवराई चौधरानी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी सन्यासी विद्रोह की जानकारी बंकिम चंद्र चटर्जी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया है, आनंद मठ से प्राप्त होती है, ठीक है, आनंद मठ से प्राप्त होती है। इसी आनंद मठ में वंदे मातरम हमने आनंद मठ से ही लिया है। और दूसरा आपको याद रखना, वंदे मातरम सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई थी, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा की गई, ठीक है। वंदे मातरम गाया गया था, किसने गाया था, रविंद्रनाथ R.N. टैगोर ने इसको गाया था, ये भी आपको याद रखना है। और देखो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये वंदे मातरम है। और यदि आपसे पूछे जनगण मन, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है वो कब गाया गया था, तो 1911 के अधिवेशन में इसको गाया गया था, और पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। बिशन नारायण धर के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। जनगण मन और वंदे मातरम आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने देवी चौधरानी के ऊपर भी, देवी चौधरानी उपन्यास भी किसके द्वारा लिखा गया है,
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही लिखा गया है। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया। बिरसा मुंडा झारखंड के थे, इन्हें धरती आबा भी कहा जाता है। ठीक। संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ठीक है, ये क्या थे, चार भाई थे, इनके द्वारा संथाल विद्रोह स्टार्ट किया गया था। और किसको लेकर, दामिनी कोह एक भूमि थी जो कि संथालों के लिए डिसाइड की गई थी, इसको लेकर वहां पर ये विद्रोह हुआ था। क्लियर है। आगे बात करूं मैं कोल विद्रोह की, तो ये आपका बुद्धू भगत और जोया भगत के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित, शिक्षा का अधिकार, धर्म की समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता से, और इसमें अंतकरण की स्वतंत्रता। ठीक, क्या शब्द दे रखा है, अंतकरण की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। और इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है और धर्म का अनुरूप आचरण करने का अधिकार आर्टिकल 25 के तहत ही दिया गया है। और इसी आर्टिकल के तहत जो हमारे सिख भाई हैं, जो सिख हैं वो कृपाण रखते हैं। ठीक है, कृपाण रखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना, आर्टिकल 25 के तहत ही। दूसरा आपको याद रखना है, इसी आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द को परिभाषित किया गया। हिंदू में आपके हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख को रखा जाता है, सिख को रखा जाता है। क्लियर है आपको। दूसरा आप याद रखना आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, क्योंकि ये आर्टिकल 25 से 28 तक है, इसके द्वारा ये तो है आपका व्यक्तिगत के किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का अधिकार है, ठीक, लेकिन आर्टिकल 26 में सामूहिक बात की गई है, यानी धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। धार्मिक संस्था स्थापित करने का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो आर्टिकल 26 के तहत है। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी जितने भी धार्मिक संगठन हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, वो किसके तहत स्थापित की जाती हैं, आर्टिकल 26 के तहत ही स्थापित की जाती हैं। क्लियर है। जैसे ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्ट बनते हैं ना, किसी एक धर्म के लिए ट्रस्ट बनाए जाते हैं, वो इसी रूल को, इसी आर्टिकल को फॉलो करते हैं। क्लियर। आगे बात करूं मैं आर्टिकल 27 की। आर्टिकल 27 यानी कि जो धार्मिक जगहों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे मंदिर होते हैं, मस्जिद होती हैं, चर्च होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, उन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। किसके बारे में, कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 27 इसके बारे में बताता है। और दूसरा मैं आपसे बात करूं, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, टैक्स नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इसके लिए सर्विस शुल्क लिया जा सकता है। सर्विस शुल्क यानी सेवा शुल्क लिया जा सकता है, जो सर्विस देते हैं उसके लिए शुल्क लिया जा सकता है, लेकिन टैक्स नहीं लगाया जा सकता। क्लियर है आपको। आर्टिकल 28 में ध्यान रखना आप, जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, ठीक है, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे आपके मदरसे आते हैं, मदरसे आते हैं, ठीक है, गुरुकुल भी इसी में आते हैं। तो ये इसका अपवाद है, जो किसी एक ट्रस्ट के अधीन जिनकी स्थापना की जाती है उनमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और ये हमारे आर्टिकल 28 का ही अपवाद है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब दूसरा, हाँ मैंने आपको पहले बताया था, शायद याद होगा आपको, भाग 3 में है ये हमारे, और टोटल कितने हैं, टोटल ये 12 से 35 तक हैं, और टोटल 6 हैं, पहले 7 थे, वर्तमान में कितने 6 हैं। ठीक है, और इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा भी
कहा जाता है। आई होप ये आपको याद हो गए होंगे, क्योंकि बहुत बार इनका डिस्कशन अपनी इस क्लास में हम कर चुके हैं। ठीक है, और कहां से लिया है हमने? यूएसए के संविधान से इनको लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई? 2020 में शुरू की गई। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। और किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। और मछली उत्पादन को जो कृषि होती है उसे क्या कहा जाता है? पिसी कल्चर इसको कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। दूसरा, मछली उत्पादन से संबंधित भारत में एक क्रांति हुई थी मत्स्य उत्पादन से संबंधित, जिसे ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और ब्लू रिवॉल्यूशन अर्थात नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित थी ये? तो ये संबंधित थी मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। ये भी आप याद रखना। कब स्टार्ट की गई थी? 1985 से 1990 के बीच, जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसको स्टार्ट किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछ ले ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक किसको कहा जाता है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता अरुण कृष्णन को। अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को इसका जनक, ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दूसरा, एक और मेरा सुझाव है कि जब आप हमें ये क्वेश्चन भेजते हैं उसके साथ हो पाए, संभव हो पाए तो उसके ऑप्शन भी साथ में भेज दिया करो। ठीक है, तो धन्यवाद।